हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। आज हम आपके लिए लेके आए हैं संस्कृत व्याकरण का एक एग्ज़ाम सीरीज़ लेके आए हैं। 7 दिन तक ये सीरीज़ चलेगी और 7 दिन में हम पूरा संस्कृत व्याकरण यहाँ पे कवर कर देंगे। तो देखिए, इस सीरीज़ का ये पार्ट 1 है, ठीक है। इस पार्ट 1 में हम स्टार्टिंग से संस्कृत को देखते हैं कि व्याकरण में है क्या। व्याकरण होता क्या है? किसी भी भाषा का शुद्ध बोलना, ठीक है, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, ये होता है व्याकरण, ठीक है। तो उस भाषा को, अगर उस भाषा की जानकारी हमें लेनी है तो संस्कृत को व्याकरण को सबसे पहले पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले इस स्लाइड को स्टार्ट करते हैं, हम एक बेसिक इंट्रो लेते हैं। बेसिक इंट्रो में क्या है कि किसी भी भाषा की शुरुआत एक लिपि से हुई है, ठीक है। लिपि क्या होता है कि कुछ साउथ की मूवीज़ होती हैं या फिर हॉलीवुड की मूवीज़ होती हैं, वहाँ पे कोई हीरो होगा, वो खजाने की खोज करेगा तो वहाँ पे उसे एक आगे जाके क्या मिलता है, एक पत्थर मिलता है। उस पत्थर पे क्या कुछ वर्डिंग्स बनी हुई होती हैं, अजीब सी कुछ चीज़ें, आकृति बनी हुई होती हैं। तो उन आकृतियों को वो जोड़ तोड़ के एक भाषा का निर्माण करता है और उससे वो खजाने की खोज करता है। तो दैट्स ये स्टोरी इसलिए मैंने बताई है कि आपको समझ में आ जाए कि लिपि क्या है। लिपि होता है उस भाषा को बनाने का एक तरीका, ठीक है, एक ढंग, तो वो लिपि होता है। तो जो संस्कृत है उसकी लिपि बताई गई है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि, इससे क्यों ब्राह्मी लिपि क्यों कही गई है? क्योंकि ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने ये लिपि दी थी, ठीक है, जिसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। तो इसी लिपि से संस्कृत भाषा बनी है। हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं। वर्ण, शब्द और वाक्य और वर्णमाला का हम अभी देखेंगे क्या है। वर्ण क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होगी वो वर्ण कहलाएगी, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे एक इकाई होती है ना, आपने गिनती पढ़ी होगी, हिंदी में जो पढ़ी होगी, गिनतियाँ पढ़ी होगी, तो एक इकाई, 2 इकाई ऐसे होता है। तो एक जो है, एक इकाई है तो सबसे छोटा है। ऐसी शरीर की सबसे छोटी इकाई है सेल, सेल से मिलके पूरा शरीर बना है, ठीक। ऐसे ही होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पे क्या है, वर्ण। तो वर्ण से मिलके पूरी भाषा बनी हुई है। अब आते हैं शब्द पे। तो भैया, शब्द क्या होता है? जब वर्णों को मिला देते हैं और सार्थक समूह, समूह मतलब ग्रुप, तो वर्णों का ग्रुप और सार्थक की बात की गई, मतलब इसका कुछ अर्थ हो, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप वर्णों का जिसका कुछ अर्थ हो उसे कहते हैं शब्द। फिर आते हैं वाक्य पे। तो वाक्य क्या है? वाक्य होता है शब्दों का ऐसे सार्थक समूह जिसे व्यवस्थित किया गया हो, अच्छे से सुव्यवस्थित किया गया हो, ठीक है। वर्णमाला पे चलते हैं। वर्णों की माला, ठीक है। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों की माला, ठीक है। वर्णों की माला से क्या मतलब है कि वर्णों को एक ढंग से हम एक रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे क्या होता है, फूल होते हैं, फूलों को माला में पिरोया जाता है, ठीक है। ऐसे ही वर्णों को एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं वर्णमाला। जैसे ABCD 26 यहाँ पे वर्ण लिखे हुए हैं ना, ऐसे करके ABCD, ऐसे एक आ ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, किसी भी वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर मतलब वोवल और व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट। तो जैसे इंग्लिश में हम देखेंगे वोवल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, ठीक है। ऐसे ही संस्कृत में भी होता है, हिंदी में भी होता है। उससे पहले आगे बढ़ें, उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या कहता है, ठीक है। तो सिलेबस में देखिए, सिलेबस में क्या लिखा है। संस्कृत का सिलेबस है, पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है। 90 घंटे यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन 90 घंटे का मतलब क्या है कि 90 दिन, लेकिन हम 90 दिन नहीं ले रहे हैं, हम इसे कवर करा देंगे आपके मात्र 7 दिन में, ठीक है। तो 50 नंबर का संस्कृत व्याकरण है, 50 नंबर का संस्कृत व्याकरण है। तो इस पूरे संस्कृत व्याकरण के पाठ को अनुवाद सहित हम यहाँ पे आपके कवर कराएंगे। एक बिल्कुल हम कैसे कवर कराएंगे इस चीज़ को, बिल्कुल एक स्टोरी टाइप में, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माहेश्वरी सूत्र के ऊपर बढ़ते हैं। तो अभी आपने वर्णमाला पढ़ा, ठीक है। जैसे एकेनार को अगर एकेनार आके आम ऐसे करके सुव्यवस्थित तरीके से उसे लिख दिया जाए, ठीक है, आगे ज्ञानी तक, ठीक है। तो वो हिंदी की वर्णमाला हुई। ABCD को ऐसे करके लिख दिया जाए तो वो कहें कि इंग्लिश की वर्णमाला हुई। अगर संस्कृत की वर्णमाला की बात करूँ तो माहेश्वरी सूत्र को ही संस्कृत की वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं
उपदेश की ओर। तो उपदेश एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 महर्षि थे हमारे, याद रखिएगा, पाणिनि, कात्यायनी और पतंजलि। तो इन्होंने जो शब्द कहे हैं उन्हें उपदेश नाम दे दिया गया, ठीक है। अब माहेश्वरी सूत्र जो है, माहेश्वरी सूत्र अपने आप में एक उपदेश है। तो ये इन्हीं तीनों के द्वारा कहे गए, तीनों में से एक के द्वारा कहे गए हैं। तो जो पाणिनि थे उन्होंने माहेश्वरी सूत्र कहे थे, ठीक है। अब माहेश्वरी सूत्र होते क्या, कितने हैं या क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, वो चीज़ हम देख लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, संख्या लिखी है 14। तो माहेश्वरी सूत्र जो होते हैं वो 14 होते हैं, 14 होते हैं। 2 भागों में इन्हें बांटा गया है, एक अच् और एक हल। तो अच् को आप स्वर से कंपैरिजन कर सकते हैं, वोवल कह सकते हैं। हल को आप व्यंजन कह सकते हैं, ठीक है। अब अच् 4 होते हैं, हल 10 होते हैं। अच् 4 कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर सभी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर में मैंने इस चीज़ को देखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि लिखा हुआ है आई ऊण। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए क्योंकि इस तरह से आपको इन्हें याद भी करना होगा। आई ऊण, री लरक, ए ओंग, ए ओच। तो ये हो गए 4, ठीक है। आई ऊण, री लरक, ए ओंग। मैं ए ओंग कह रहा हूँ, कोई ए ओड़ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सबका प्रोनाउंसिएशन अलग है। ए ओच, ठीक है। 4 हो गए, ये हो गए अच्। अच् से मतलब है ऐ से लेके च तक। तो इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ ए और लास्ट में लिखा हुआ च, ठीक है। अब चलते हैं हल पे। हल पे हम है से शुरू करेंगे और ल पे ख़त्म कर देंगे। जो 14वां होगा, 14 जो है नंबर का हमारा, उसके लास्ट में ल है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए क्योंकि ये आपको याद करना है। हाय वरट, लण, अम गणनम, ठीक है। झब है, घड़ घश, जब घड़दश, खप चटत चटतव, कपै सस सर और हल। ये होते हैं 14। एक बार फिर से देखते हैं। आई ऊण, रील रक, ए ओंग, ए ओच, हायवरट, लण, अमगणनम, झभे, घड़ घश, जब घड़दश, खप चटत चटतव, कपै सससर और हल। ये होते हैं 14। अभी जब आपने ए आ ई याद करा होगा, ठीक है, के नार कै ख ग घ ये याद करोगे तब आपको थोड़ी दिक्कत हुई होगी उस टाइम पे, और ABCD याद करते हुए भी दिक्कत हुई होगी। ठीक ऐसे ही हम संस्कृत भाषा सीख रहे हैं तो ये याद करते हुए थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन यकीन मानिए एक बार याद हो गए तो फिर ये चीज़ें आप भूलते नहीं हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक नोट आया है यहाँ पे। नोट क्या कहता है? नोट कहता है कि माहेश्वरी सूत्र को पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पाणिनि महर्षि ने ये दिए थे। इन्हें उपदेश भी कहा गया क्योंकि 3 ऋषि थे, महर्षि पाणिनि, कात्यायनी और पतंजलि। इन तीनों ने क्या कुछ कहा, जो कुछ भी कहा स्टार्टिंग में उसे क्या कहा गया? उसे उपदेश कहा गया। तो पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्र दिए थे तो पाणिनि सूत्र से कहा जाता है, अपने आप में उपदेश है। ऐसा माना जाता है कि जब शंकर जी ने डमरू बजाया, भगवान शंकर जो थे, तब ये 14 माहेश्वरी सूत्र निकले थे। तो ये जो उनकी आवाज़ थी, डमरू की आवाज़, तो ये डमरू की आवाज़ ही है। 14 तरीके से आवाज़ निकली थी, ऐसा कहा गया। उसके बाद क्या हुआ? महर्षि पाणिनि ने इस आवाज़ को पहचाना और इसे लिख दिया। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं, और इसे नाम दे दिया गया पाणिनि सूत्र या माहेश्वरी सूत्र। नेक्स्ट प्रत्याहार पे आते हैं। प्रत्याहार अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रत्याहार से क्या मतलब है? संक्षेप में कहना। तो मतलब शॉर्ट में किसी चीज़ को कहना, कोई बड़ी सी चीज़ है उसे शॉर्ट में कह देना, प्रत्याहार होता है। तो 14 सूत्रों से 14 जो सूत्र है माहेश्वरी सूत्र, उनसे 42 प्रत्याहार बनते हैं। जैसे पे आ जाते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अण लिखा हुआ है, अण क्या है? प्रत्याहार है। अब अण से हम क्या समझेंगे? संक्षेप में कही गई चीज़ है अण। तो जैसे हम ऐ से लेके अण तक, तो आई ऊण आपने माहेश्वरी सूत्र में जाएंगे, हम माहेश्वरी सूत्र में देखा होगा, यहाँ पे लिखा है आई ऊण, जो पहला माहेश्वरी सूत्र है आई ऊण। तो ऐ से लेके अण तक की बात करी गई है इस माहेश्वरी सूत्र में। तो ए ई ऊ और अण यहाँ पे आ जाता है। ऐसे लिखा है अक। अक से क्या मतलब है? ऐ से लेके कै तक। तो यानी कि ऐ से लेके कै यहाँ पे आता है, री लरक, लरक के अंत में आता है कै, और ए कहाँ आ रहा है? आई ऊण। तो ए आ रहा है पहले के स्टार्टिंग में, आई ऊण के स्टार्टिंग में। तो ए ई ऊ और री लरी
यहाँ पे क्या हो जाता है, ए ई ऊ रील री और क्या, ये हो जाता है हमारे प्रत्याहार। इसका डिटेल, ठीक है। तो प्रत्याहार क्या है, अक है, और इसका वर्णन क्या है, ए ई ऊ रील री, मतलब इस पूरे को शॉर्ट बना के अक लिख दिया गया, ठीक है। तो बड़ी बड़ी बातों को वो जो है आसानी से छोटी छोटी चीज़ों में कह देते, शॉर्ट में कह देते थे, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। आज भी यही चीज़ हो रही है, हम भी बड़ी बड़ी बातों को छोटे में बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मात्रा। अब मात्रा क्या होता है, स्वरों का उच्चारण काल जो होता है। अब हम किसी भी स्वर को उच्चारित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बोलने में जितना समय लगा वो उसकी मात्रा हुई। इन मात्राओं को 3 प्रकार से हम भागों में बांटा गया, 3 भागों में, ठीक है। ह्रस्व स्वर मात्रा, दीर्घ स्वर मात्रा और प्लुत स्वर मात्रा। तो 3 हो गई है। देखो इसमें ना हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, और समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। क्योंकि ये बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट होती है, आप वीडियो देख के चले जाते हो, आपको रिक्वायर है, आपने कहा है कि इस पर सीरीज़ बनाइए, हमने बनाई है, और आप वीडियो देख के चुपचाप से चले जाते हो, ना कमेंट करते हो ना लाइक करते हो। ये बिल्कुल डिसअपॉइंट वाली बात हो गई है, ये हमें डिसअपॉइंटमेंट देता है, ठीक है। ये हमें कहता है कि यार हम आपके लिए फिर कुछ करें ना आगे, क्योंकि आप तो हमें बिल्कुल भी सपोर्ट करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक। अब चलते 3 मात्रा थी। ह्रस्व स्वर मात्रा क्या होती है, धीमे स्वर में उच्चारण, धीमे स्वर में उच्चारण करना। ये धीमे स्वर में उच्चारण किया जाए तो उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर मात्रा। और 5, ये जो 5 है, ए ई ऊ री और लरी, इन 5 की ह्रस्व स्वर मात्रा होती है, मतलब इन्हें धीमे स्वर में क्या किया जाता है, बोला जाता है, ठीक है। दीर्घ स्वर मात्रा पे आ जाते हैं, ऊंचे स्वर में अ ई ऊ री ए, ऐसे ये जो 8 है, ए ओ औ, ये जो है 8 है ना, ये ऊंचे स्वर में बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर मात्रा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्लुत। प्लुत स्वर मात्रा क्या होता है कि इनका जो प्रयोग है तो वेदों में किया गया है, या फिर किसी को दूर से बुलाना हो ना तब किया हुआ है। समझ लीजिए, मैं किसी को बुला रहा ऊ ऐसे करके बुला रहा हूँ तो री, ठीक है, लंबा खींचना किसी भी ओ तो करके हम बुलाते किसी को दूर से, तो उसे कहते हैं प्लुत स्वर मात्रा। नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, शायद आपने भी अपनी लाइफ में किसी न किसी को ऐसे करके बुलाया होगा, तो क्या आपको पता था कि ये जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ये प्लुत स्वर मात्रा में आता है? अगर नहीं पता था या पता था तो कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वर्ण स्थान। वर्ण स्थान यानी कौन सा वर्ण कौन से स्थान से बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्थान लिखा है कंठ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आया हुआ है एक बार एग्जाम में। मैं अपनी बता रहा हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैंने इसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था, और जब मैंने इसे एग्ज़ाम में देखा तो मैं अपने आप में आश्चर्यचकित हो गया था, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कंठ, कंठ से बोले जाने वाले क्या है, कै खे गे घे न ए आ, ठीक है, ठीक है। तालु से चे छे जय जय न, इस तरह के बोले जाते हैं। मूर्धा टे ठे डे ढे न, ऐसे दंत से क्या बोले जाते हैं, तै थे दे धे न, ओष्ठ पै फै बै भै में, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, नासिका, इस तरह से ये इसमें जो है दिए हुए हैं वर्ण ये बोले जाते हैं। फिर जिह्वा मूल्य और उपधमनीय ये बोले जाते हैं, ठीक। ये इस तरह का जो ये 2 उल्टे चांद करके 2 बना हुआ है जिह्वा मूल्य के आगे, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जीभ जो है और ऊपर का जो स्थान है उसमें ऐसे करके छेद होता है, तो हवा ऐसे पास होती है। जैसे कै बोलते हैं ना, तो कै बोलेंगे तो जीभ के बीच से आवाज़ निकलेगी, ठीक, तो उसे कहते हैं, ठीक। ऐसे पै फै खे में तो जीभ के बीच से आवाज़ निकलती है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कंठ तालु मूर्धा ये क्या लिखा हुआ है, ओष्ठ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम यहाँ पे शो आउट हो रहा है। तो इस डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्या नासिका है, क्या मूर्धा है, क्या दंत मूल है, क्या तालु है, ठीक, क्या दंत है, क्या ओष्ठ है, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इंटरनेट से भी इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इशू वाली ये बात नहीं है। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये आप समझ जाएंगे, सब कुछ मुंह के अंदर ही होता है, ठीक है। कंठ यानी गला, ठीक है, और तालु जो होता है वो ये ऊपर का भाग होता है, ठीक है।
दांत आपको पता ही है, ठीक। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आप समझ जाएंगे। अब आता है नेक्स्ट संज्ञा सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। संज्ञा सूत्र हम देखते हैं। तो संज्ञा सूत्र क्या है? संज्ञा सूत्र तो दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, संज्ञा और सूत्र। देखिए जो भी लिख रहा हूँ ना यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये मेरा मूड नहीं था इस चीज़ को बनाने के लिए, फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपने कहा है, मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्स इस चीज़ के लिए आए, संस्कृत के लिए बोला गया, संस्कृत के लिए बोला गया। फिर क्योंकि मूड इसलिए नहीं था क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते। एटलीस्ट आपने बोला है तो आपको एक होना चाहिए कि हाँ मैं सपोर्ट करूँगा, कम से कम एटलीस्ट लाइक ज़रूर करूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर करूँगा, ठीक है। ये होना चाहिए आप में, ठीक। आप शेयर नहीं कर सकते तो लाइक और कमेंट तो ज़रूर करेंगे, ठीक। फिर आते हैं, देखो संज्ञा और सूत्र, दो वर्डों से बना एक संज्ञा और एक सूत्र। संज्ञा का मतलब आज तक किसी को सही से मालूम नहीं पड़ा है क्योंकि आप लोग समझते नहीं है। संज्ञा का मतलब बस किसी से पूछो संज्ञा क्या है, किसी भी वस्तु किसी की वस्तु का नाम, किसी भी स्थान का नाम, ये चीज़ें बोल देते हैं बस, और कुछ नहीं है। अभी देखिए संज्ञा, और कुछ लोग तो बोलते हैं नाउन। भाई नाउन और संज्ञा में क्या डिफरेंस है? नाउन इंग्लिश में और संज्ञा हिंदी में, ठीक। तो संज्ञा को समझिए। अब मैं किसी भी वस्तु को एक संज्ञा दे दूंगा, मतलब उसे कुछ नाम दे दूंगा, ठीक है, वो उसकी हो गई संज्ञा। जैसे हमें बोला गया है कि हम इंसान हैं तो हमारी इंसान की संज्ञा हुई, ठीक है। कुत्तों को बोला गया कि ये कुत्ते हैं, ठीक है, उनकी कुत्तों की संज्ञा हो गई, ठीक। ये तो ये चीज़ हो गई। बंदर को बंदर की संज्ञा दी गई है तो उसे जिस हिसाब से हम पुकारते हैं वो उसकी संज्ञा है, ठीक है। ये मेज़ है, ये कुर्सी है तो ये कुर्सी संज्ञक है, वो मेज़ संज्ञक है, ठीक है। ये पानी संज्ञक है, वो अग्नि संज्ञक है, वो आकाश संज्ञक है। सबको अलग अलग संज्ञाएँ दी गई है, समझ गए होंगे। सूत्र से मतलब होते हैं फॉर्मूले, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इत्त संज्ञक। इत्त संज्ञक क्या होता है भाई? कौन कौन है इत्त संज्ञक? किसे किसे इत्त की संज्ञा दी गई है? इत्त से मतलब अभी मत निकालना, अभी बता देंगे कि इत्त संज्ञा। अभी तो किसी को तो ये भी नहीं पता है कि आपके नाम का नाम ही क्यों रखा गया है, पर आप उस चीज़ को बोलते हैं ना, समझते हैं ना कि भैया आपका नाम क्यों रखा गया, पता नहीं है, मेरे नाम का क्या मतलब, मुझे ही नहीं पता। तो ये चीज़ें होती हैं और हुई भी हैं, हो रही हैं, तो आपको नहीं पता, लेकिन आप उसे जो है उसे रट रहे हैं, याद रख रहे हैं, ठीक है, कि हाँ भाई मेरा नाम ये है। कोई पूछे तो मुझे इस नाम की संज्ञा दी गई है, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि क्यों दी गई है। ऐसे ही इत्त संज्ञा है, ठीक है। अभी मत जानो कि क्या है, अभी जिज्ञासु मत हो, अभी देखते हैं पहले इत्त संज्ञा किसे दी गई है। इत्त उस संज्ञा, उसका नाम रखा गया। तो हलंतयम इसका सूत्र है। इसका मतलब हुआ कि उपदेश या फिर सूत्र का जो अंतिम व्यंजन होता है ना, जैसे माहेश्वरी सूत्र है, उसमें कोई भी एक सूत्र पकड़ लो, आई ऊण लिखा हुआ है, इसका अंतिम व्यंजन क्या है? अणे है ना। तो ये जो अणे खली है ना, अणे जो है, ये अणे इसका अंतिम वर्ण हुआ, ठीक है। तो इसे ये हल होता है, ठीक है, कुल मिला के। तो ये हल इसलिए होता है क्योंकि ये व्यंजन है, ठीक, अपने आप में ये व्यंजन है, स्वर नहीं है ना। तो जितने भी व्यंजन होते हैं उन्हें हल कहते हैं, और जितने भी स्वर होते हैं उन्हें अच कहते हैं। तो ये क्या है? हलंतयम। तो इसका मतलब है कि जो उपदेश है यह सूत्र है, माहेश्वरी सूत्र जितने भी हैं 14 के आखिरी में जो भी होता है ना, वो व्यंजन होता है, मतलब वो हल होता है, ठीक है। ये कहा गया, इस सूत्र का मतलब ये था। अब जितने भी ये जो ये है ना, जितने भी आखिर में होते हैं ना, ये जो व्यंजन है उनकी क्या है? इत्त संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे आई ऊण में अणे जो था, वो अणे क्या था? व्यंजन था, हल था, ठीक है, व्यंजन है ना वो। तो इनकी क्या है? इत्त संज्ञा होती है। जिनकी इत्त संज्ञा होती है मतलब इन्हें इत्त कहते हैं, ठीक है, ये इत्त है। तो जिनकी इत्त संज्ञा होती है ना, तो उनका लिखा है तस्य लोपा, उनका लोप हो जाता है। लोप का मतलब है लुप्त, तो वे लुप्त हो जाते हैं, उन्हें नहीं लिखते जब हम प्रत्याहार में लिखते हैं, ठीक है। इन्हें नहीं लिखा जाता है प्रत्याहार में जब लिखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फटाफट से लोप पे देखते हैं। लोप संज्ञा वही बात कर रहे हैं। अदृश्यनम लोपम, ये एक रेफरेंस लिखा है 1/1/60, तो ये ज़रूर लिख देना। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि लोप संज्ञा क्या है, विस्तृत पूर्वक वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है अदृश्यनम लोप और 1/1/60, ये ज़रूर लिखना है, इसका रेफरेंस है। तो जो दिखाई दे या सुनाई न दे, जो दिखाई न दे और सुनाई न दे, ठीक है, उसका लोप हो जाता है, नहीं वो लुप्त हो गया है। अब जैसे देखिए, हर ई ही लिखा है ना, तो हर रहेगा ना ई ही रहेगा, बनेगा क्या? हरियह, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
कहाँ चला गया ये। नेक्स्ट आते हैं प्रत्याहार संज्ञा। तो किसकी होती है प्रत्याहार संज्ञा? ठीक है, आदि रंतयेन सहिता। ठीक है, इसका क्या मतलब, एक सही 1/1/71। ठीक है, ऐसे वर्ण जो इत्त संज्ञक वर्ण से युक्त हो, मतलब जिनकी इत्त संज्ञा हो गई हो, वह अपने बीच के वर्णों की तथा अपनी संज्ञा का बोध कराते हैं। इसे बस इतना समझ लो कि ये जब प्रत्याहार हम बनाते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि ऐसे वर्ण जो इत्त संज्ञक वर्ण से युक्त हो, मतलब उनका लास्ट का जो है ना इत्त संज्ञा हो गई, लास्ट में जो होता है व्यंजन उसकी इत्त संज्ञा हो गई हो, तो वह अपने बीच के वर्णों की या अपनी संज्ञा का बोध कराते हैं। मतलब वो अपने बीच के संज्ञों की, जैसे यहाँ पे लिखा है अण प्रत्याहार है ना, तो अण में क्या है आई ऊण, तो ऐसे लेके अण तक ना, तो आई ऊण है, तो लास्ट में क्या है अणय है। अणय की क्या हो गई है इत्त संज्ञा। इत्त संज्ञा का लोप क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, मतलब वो लुप्त हो जाता है, हम उसे लिखते ही नहीं है जब प्रत्याहार बनाते। इनके कहने का मतलब यही है कि वो बोध किसका कराएगा, वो ज्ञान कराएगा कि उसके बीच में ना अण जो लिखा है ना, कि इसमें 3 ही वर्ड है ए ई उ, तो इनका ज्ञान करा रहा है। मतलब अणय का तो लोप हो चुका है ना, क्योंकि उसकी इत्त संज्ञा है भाई, उसका लोप हो चुका है। लोप से मतलब वो लुप्त हो चुका है, हम उसे बोलेंगे बस, उसे मतलब कि हम उसे लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, बस हम लिखते क्यों है, कुछ बुक में लिखा है कुछ में नहीं लिखा, लिखते इसलिए हैं क्योंकि हमें पता रहे ना भाई ये चीज़ भी यहाँ पे है। लेकिन सही बात में ये है कि प्रत्याहार संज्ञा है इनकी, तो प्रत्याहार संज्ञा से मतलब है कि इनका लोप हो चुका है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट पे सुवर्ण संज्ञा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट संज्ञा है ना, बस उन्हीं को लेके आ रहा हूँ, ज़्यादा मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है। ये बहुत सारी संज्ञाएं हैं भाई, संस्कृत में जितनी भी चीज़ें हैं सबको संज्ञा दी हुई है। ठीक है ना, समझते हैं ना इस चीज़ को कि हर चीज़ की एक अलग अलग संज्ञा दी हुई है। ये प्रत्यय संज्ञा, ठीक है, ये समास संज्ञा, ये कारक संज्ञा, ठीक है, सबको अलग अलग संज्ञा दी गई है। अब आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। फिर चलते हैं सवर्ण संज्ञा। ठीक है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम 1/1/9। तो इसमें क्या है कि तुला जो है ना, तुला आदि से और अभ्यंतर प्रयत्न। अब तुला क्या होता है भाई, ये होता है मुंह का एक पार्ट होता है। ठीक है, वहाँ से निकला हुआ शब्द या वर्ण, ठीक है, और अभ्यंतर प्रयत्न से निकला हुआ वर्ण, तो वो समान वर्ण होते हैं। जैसे च तो है तुला से निकला हुआ, ठीक है, और द क्या है, द है अभ्यंतर प्रयत्न से निकला हुआ। अभ्यंतर प्रयत्न के बारे में भी अभी देखेंगे, समझेंगे कि प्रयत्न क्या है। अभी नोट जो लिखा है ये इसी का लिखा है, भी समझ लीजिए पहले। वहाँ से निकला हुआ जो है द है, तो च और द जो है समान है, बोल के देख लेना आप। तो ऐसा इन्होंने बोला है कि इनकी सवर्ण संज्ञा है। सवर्ण मतलब समान वर्ण संज्ञा है, तो दोनों समान है। तुला से और अभ्यंतर प्रयत्न से निकला हुआ वर्ण समान है। तुलास्य प्रयत्नम सवर्णम, ऐसा कहा गया है। अब आते हैं, देख लेते हैं कि क्या था ये प्रयत्न होता क्या है, यत्न होता क्या है। तो उच्चारण में जो क्रिया या चेष्टा की जाती है, जब हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं ना, तो हम कोई क्रिया करते हैं या फिर कोई चेष्टा करते हैं ना, बोलने की चेष्टा करते हैं, ठीक है, कुछ एक्टिविटी मुंह करता है ना, उसको कहते हैं भैया प्रयत्न करना, मुंह के द्वारा, ठीक है, यत्न करना। अब ये 2 प्रकार से हो सकते हैं, एक तो होता है अभ्यंतर और एक होता है बाह्य। ठीक है, अभ्यंतर में क्या होगा, ध्वनि करने से पहले, ध्वनि करने के लिए वर्ण की उत्पत्ति से पहले जो प्रयत्न किया जाता है कि कोई शब्द को हम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ना हमारे मुंह के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं अभ्यंतर। और बाह्य मतलब वर्ण की उत्पत्ति से पहले की हुई है ये बाह्य। बाह्य मतलब कि ध्वनि बाहर निकलते समय हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वो बाहर निकल रही है, तो उस टाइम किया गया जो प्रयत्न है वो बाह्य है। तो 2 तरीके से हो सकता है, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप समझ लीजिए कि अभ्यंतर है, एक बाह्य है। ठीक है, अभी संहिता संज्ञा, ठीक है, संहिता संज्ञा से क्या मतलब है, क्या इसका सूत्र है, किस किस की होती है, पर सन्निकर्ष संहिता, ठीक है, 1/4/101। अब देखिए क्या है, वर्णों की समीपता या संधि।
अब कुछ वर्णों को ना हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब संधि उनकी करते हैं तो उन्हें दे देते हैं, उन्हें नाम दे दिया है कि इसका संहिता संज्ञा हो गई है, ठीक है। तो जितनी भी संहिता है ना, उसमें वर्ड जुड़े जुड़े से क्यों लिखे हुए होते हैं, क्योंकि वर्णों की समीपता या वर्णों की संधि को ही तो हम संहिता संज्ञा दी गई है, ठीक है। जैसे सुधि प्लस उपास्य लिखा हुआ है, तो सुधि उपास्य काफ़ी क्लोज अगर आ जाते हैं तो संहिता में अगर हम इसे लिखेंगे तो शुद्धि उपास्य लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इतना ही एंड करूँगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ठीक है, क्योंकि भैया वीडियो हो जाएगी लंबी और मैं आपके रिस्पॉन्स के बेस पे ही आगे वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। देखिए क्या है कि व्याकरण इतना आसान होता है, आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन तब होता है जब हम उसे अच्छे से पढ़ें, स्टोरी बेस पढ़ें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। तभी तो पता लगेगा ना आपको कि अगली वीडियो कब आ रही है फिर, ठीक है। इतना ही नहीं करना है आपको इस चीज़ को शेयर करना और कमेंट भी करना है कि हमें वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं और ये वेबसाइट यहाँ पे दिखी हुई है www.bmsclasses.com। तो इस पे जाइए, यहाँ पे आपको संस्कृत का काफ़ी मैटर मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, सबसे बड़ी बात है। इस तरह की वेबसाइट आपने देखी नहीं होगी, जाएंगे तो वहाँ पे पता चलेगा आपको। इन प्रोग्रेस है, लेकिन फर्स्ट ईयर का तो करीब करीब सारा ही काम वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माहेश्वरी सूत्रों का वर्णन कीजिए। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सारी यूनिवर्सिटीज़ में देखा है। 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं, अच्छे और हल आप पूरी तरीके से उनकी संख्या सहित उसका वर्णन करेंगे। प्रत्याहार क्या होता है, संक्षेप में किसी कथन को कहना या किसी भी चीज़ को कहना। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 42 प्रत्याहार, ठीक है। वर्णों के स्थानों का वर्णन कीजिए, पता है ना, कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, ये सब, ठीक है। तो इनके ये स्थान होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं, वो चीज़ बतानी है। संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। संक्षिप्त में वर्णन किस किस का करना, इत्त संज्ञा। तो इत्त संज्ञा किसकी होगी भैया, संहिता संज्ञा किसकी होगी, सवर्ण संज्ञा किसकी होगी, प्रत्याहार संज्ञा किसकी होगी। इन चीज़ों के बारे में शॉर्ट नोट देना है। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ें समझ गए होंगे सब, ठीक है। ये जो जब हमारे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, शायद आज या कल में, तो हम क्या करेंगे, हम लाइव क्लासेस लेंगे। उस टाइम पे मैं 1 घंटे की क्लास लिया करूँगा संस्कृत की। वहाँ पे आपको जो पूछना है ना, जैसे पूछना है ना पूछिए, ठीक है। लाइव चैट चलेंगी बाकायदा, वहाँ पे पूछ सकते, हर चीज़ को पूछ सकते, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए, समझिए इस चीज़ को, लेकिन समझिए, ठीक है। और ये जो BMS क्लासेस है, ये मातृभूमि हेल्थ फाउंडेशन के द्वारा जो रन की गई है, ये अपने आप में एक आपके लिए एक उमंग होगी नहीं कि भाई हम ऐसा सीख रहे हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ इस चीज़ के लिए, ऐसा कंसेप्ट कहीं नहीं आपको मिलेगा। आगे हम यहाँ पे प्रैक्टिस लेवल की चीज़ें भी लेके आएंगे कि प्रैक्टिस में हम आयुर्वेद की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, वो आप करेंगे, वो आपका फ़र्ज़ बनता है। सब्सक्राइब फटाफट से कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय आयुर्वेदा।